Hello student, welcome all of you online platform of विश्वास नवसारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल भुन्ना। +2 पॉलिटिकल साइंस का थर्ड लेसन हमने स्टार्ट किया हुआ है। पहले दो लेसन्स हमने जो किए हैं, हमने पहले भी बताया मैंने कि आपको ये जो लेसन चल रहे हैं ये सीक्वेंस में है, ऑर्डर में है। अगर आप इन तीनों चारों लेसन्स को देखेंगे तो घटनाएं जो है वो एक के बाद एक आगे बढ़ रही है, और विश्व राजनीति की इस बुक में हम इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला जो लेसन हमने स्टार्ट किया था वो शीत युद्ध के दौर से शुरू किया था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटनाएं वहाँ थी। फिर शीत युद्ध चरम पर पहुँचा उस लेसन में। नेक्स्ट लेसन में हमने सोवियत संघ का विघटन देखा, और फिर सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या होता है, फिर अमेरिका जो है वो शक्तिशाली हो जाता है, तो वो फिर अमेरिका का वरत्सव स्टार्ट हो जाता है। और ये थर्ड लेसन जो है हम उसी पे कर रहे हैं। अमेरिका का डोमिनेंस जो है, यूएस डोमिनेंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो हम इसमें पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ लिया था कि अमेरिका ने वरत्सवशाली जो बिहेवियर है वो काफ़ी पहले से शुरू कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम क्षणों में भी, अंतिम दिनों में भी, जब युद्ध समाप्त होने वाला था, तो उसके बाद लगातार उसने बिना किसी भय के अपने इस वरत्सवशाली नीतियों को जारी रखा, और अमेरिका आज भी उसी तरह से बिहेव कर रहा है। इराक पर आक्रमण, हमने देखा था कि 9/11 की जो घटना हुई थी, 9/11 यानी कि अमेरिकी जो रक्षा मुख्यालय था पेंटागन में, वहाँ पर, और अमेरिका के जो दो अन्य जो टावर थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, वहाँ पर जो विमान टकराए थे अपहरणकर्ताओं ने, अलकायदा ने वहाँ उन विमानों को कब्जा करके और उन टावरों से टकराए थे, और काफ़ी नुकसान अमेरिका को हुआ था। तो उस हमले के बाद में अमेरिका ने जो है इराक पर आक्रमण किया 2003। 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से इराक पर सैन्य हमला किया। अमेरिका की अगुवाई वाले कोलिशन ऑफ विलिंग्स, आकांक्षाओं का महाजोट में 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए। अब इम्पोर्टेंट थिंग्स यहाँ पे क्या है, कोलिशन ऑफ विलिंग, आकांक्षाओं का महाजोट किसे कहा गया? अमेरिका के नेतृत्व में 40 देश शामिल हुए उस हमले में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के थ्रू वो हमला हो रहा था। अमेरिका ने कहा कि हम इराक पर हमला कर रहे हैं, वो कारण आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन 40 देश उसमें शामिल थे, और इसको कोलिशन ऑफ विलिंग कहा गया कि ये गठबंधन जो है आकांक्षाओं का है, महाजोट है, सारे देश इकट्ठे हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर इस हमले की अनुमति नहीं दी थी। दिखावे के लिए कहा गया कि सामूहिक संहार के हथियार, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया है। अब इस हमले की इजाज़त संयुक्त राष्ट्र ने नहीं दी थी, लेकिन अमेरिका ने फिर भी हमला किया, और उसके साथ 40 देश और भी आए। तो मतलब संयुक्त राष्ट्र की परवाह किए बिना अमेरिका अपनी उस वरत्सवशाली शक्ति, इसे ही तो वरत्सव कहते हैं कि उसका वरत्सव है, उसके सामने कोई कुछ नहीं है। और ये घटना 2003 की है, उसके बाद भी लगातार वो वरत्सव जारी है। तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमले की अनुमति नहीं दी, लेकिन फिर भी इराक पर हमला किया, और क्या कहा कि हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला कर रहे हैं। यानी कि हथियार बहुत ज़्यादा बना रहा है इराक, और इतने हथियार बना रहा है जिससे वो मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है, यानी कि पूरे विश्व को नष्ट कर सकता है। ऐसे हथियारों से रोकने के लिए उस पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि ये विश्व के लिए खतरा है, ऐसा कहा गया। सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी के कोई परिणाम इराक में नहीं मिले। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमले का मकसद कुछ और था, लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो इराक में कहीं ऐसा परिणाम नहीं मिला कि लगे कि इराक इतने बड़े हथियार बना रहा था, या वास्तव में उसके पास हथियार थे। वो कहीं पर नहीं तो हथियार मिले, और ना ही कोई अन्य वहाँ पर इस प्रकार की सामग्री मिली। तो इसका मतलब क्या लगाया जाए, यानी कि इराक हथियार भी नहीं बना रहा था, फिर भी उस पर हमला किया, तो हमले का असली मकसद क्या था? कुछ और था। जैसे इराक के तेल भंडारों पर नियंत्रण और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम करना, ये दो चीज़ें
अमेरिका के दिमाग में थी कि एक तो इराक के तेल भंडार, क्योंकि अरब देश है इराक, तो वहाँ बहुत ज़्यादा तेल है, तो वहाँ तेल भंडार उसके कब्जे में आ जाएंगे और अपने मनमाफिक सरकार उसको बना लेंगे ताकि वो संसाधनों का दोहन करने से ना रोके। तो इसे ही कहा गया आकांक्षाओं का महाजोट, यानी कि उनकी आकांक्षाएं ये थी, लेकिन उन्होंने बहाना लगाया वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, तो वो ऐसा नहीं हुआ। सद्दाम हुसैन की सरकार तो अनुरोध में जाती रही, लेकिन इराक को शांत कर पाने में अमेरिका सफल नहीं हो सका। इराक में अमेरिका के खिलाफ एक पूर्णव्यापी विद्रोह भड़क उठा। अमेरिका के 3000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए। इराक के सैनिक कहीं ज़्यादा संख्या में मरे। एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी हमले के बाद से लगभग 50,000 अमेरिकी नागरिक मारे गए इराक के। अब यह बात बड़े व्यापक रूप से मानी जा रही है कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में इराक पर अमेरिकी हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ। हालांकि इराक शक्तिशाली नहीं था, उसको इस युद्ध में ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन अमेरिका के सामने जो हैं वो लगातार उन्होंने चुनौती दी। अमेरिका के बहुत सारे सैनिक मारे गए, 3000 सैनिक उसमें मारे गए या घायल हो गए या इससे ज़्यादा भी। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमला था, जिस राजनीतिक मकसद से किया गया था और जिस सैनिक मकसद से किया गया था, अपना सैनिक वर्चस्व दिखाने के लिए किया गया था या फिर राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए किया गया, तो वो दोनों ही तरह से उनकी कूटनीति जो है वो असफल हुई, क्योंकि इराक की सरकार झुक गई लेकिन उसकी जनता वहाँ झुकी नहीं। सेना ने हरा तो लिया लेकिन उनकी जनता को वो झुका नहीं पाए। अब वर्चस्व का अर्थ। राजनीति एक ऐसी कहानी होती है जो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। किसी आम आदमी की तरफ हर समूह भी ताकत पाना चाहता है, कायम करना चाहता है। हम रोज़ाना बात करते हैं कि फला आदमी ताकतवर होता जा रहा है, ताकतवर बनने पर तुला हुआ है। विश्व राजनीति में भिन्न भिन्न देश और समूह भी ताकत कायम रखने के लिए लगातार कोशिश करते हैं। जैसे एक व्यक्ति कई बार राजनीति में ज़्यादा ताकतवर होता जाता है, तो उसी तरह से देश भी राजनीति में ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। वो भी ज़्यादा ताकत पाना चाहते हैं, तो वो लगातार जो हैं ताकत प्राप्त करना चाहते हैं और उसे राजनीति कहा जाता है। तो शक्ति जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। यह ताकत सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबा, सांस्कृतिक बढ़त हो सकती है। ये 3-4 प्रकार की ताकत हो सकती है। सैनिक ताकत बढ़ाना चाहता हो, सांस्कृतिक ताकत बढ़ाना चाहता हो, आर्थिक ताकत बनना चाहता हो, तो ये सारे देश ऐसा चाहते हैं कि वो आर्थिक ताकत बने। इसी कारण अगर हम विश्व राजनीति को समझना चाहें तो हमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच शक्ति के बंटवारे को समझना पड़ेगा। अब विश्व राजनीति क्या है? राजनीति सत्ता के लिए संघर्ष है, शक्ति के लिए संघर्ष है, और शक्ति का बंटवारा कैसा है इसको समझते ही हमें राजनीति की समझ आ जाएगी। तो उदाहरण के लिए शीत युद्ध के समय 2 ग्रुप थे विश्व में, दोनों बराबर के शक्तिशाली थे। सोवियत संघ, रूस और अमेरिका, दोनों के बीच में शक्ति का बंटवारा था। शीत युद्ध के बाद अमेरिका, सोवियत संघ, दोनों शीत युद्ध के दौरान दोनों 2 ग्रुप थे, 2 केंद्र थे, शक्ति के अगुवा थे। सोवियत संघ के पतन के बाद एकमात्र अमेरिका बचा। आज एकमात्र देश शक्तिशाली है, पहले 2 होते थे। तो एकमात्र देश जब शक्तिशाली होता है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, एक महाशक्ति, कहें कि उद्धत महाशक्ति के दबदबे में है पूरा विश्व, तो बहुधा इसे एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। अब हमने एक टॉपिक पीछे पढ़ा था 2 ध्रुवीयता का अंत, यानी कि 2 ध्रुव थे, एक ध्रुव का अंत हो गया तो एक ध्रुवीय विश्व बना। एक ध्रुव मतलब एक पोल जो है, शक्ति उसके आसपास इर्द गिर्द घूमती है, बाकी देश जो हैं उसके पिछलग्गू होते हैं। अब यहाँ पे हम राजनीति में ध्रुव शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि पोल जो शब्द है वो फिजिक्स का शब्द है, और राजनीति में उसका प्रयोग अगर हम करेंगे तो वो भ्रामक सिद्ध होगा। इसलिए हम यहाँ पे वर्चस्व शब्द का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि शक्ति, ताकत को जो दिखाने के लिए किसी एक देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, तो उसे वर्चस्व या हेगेमनी शब्द के इस्तेमाल से वर्णित करना ज़्यादा उचित लगता है। यानी कि ध्रुव शब्द की बजाय हम उसको किस लिए प्रचारित करते हैं? वर्चस्व शब्द से। तो वर्चस्व शब्द जो है वो महत्वपूर्ण है। तो ये वर्चस्व है जिसकी डेफिनेशन है आपके लिए कि जब हम शक्ति या दबदबे को दिखाने के लिए इसका उपयोग करते हैं तो ये
होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिका का वर्चस्व पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।